बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 5। जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मेटलर्जी ऑफ कॉपर। सबसे पहले ये देखेंगे कि मेटलर्जी क्या होती है। So metallurgy is the process used for extracting metals from its ore। तो ओर से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना ये क्या कहलाता है? ये मेटलर्जी कहलाता है, या वो तरीक़ाकार कि जिस तरीक़ाकार के जरिए मेटल्स को उनके ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाए, इस तरीक़ेकार को क्या कहते हैं जी? मेटलर्जी कहते हैं। तो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनके ओर से, और उनके ओर से जिस तरीक़ेकार के जरिए एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस तरीक़ेकार को यानी उस प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। आज इस लेक्चर में हम कॉपर की मेटलर्जी पढ़ने जाएंगे, यानी कॉपर को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब सवाल ये है जी कि आपके पास एक लफ्ज़ आया ओर, तो ये ओर क्या होता है? देखते हैं ओर क्या है जी। तो ओर वो सब्सटेंस है या वो रॉक है कि जिसके अंदर मेटल मौजूद होता है। सिर्फ मौजूद होना शर्त नहीं है, सिर्फ मौजूद होना उसका और नहीं बनाएगा, बल्कि उस सब्सटेंस में से आप उस मेटल को फिजिबली और इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट करने के काबिल हो, तो वो जो सब्सटेंस है वो क्या कहलाती है? वो और कहलाती है। जिस तरह आपके सामने लिखा है जी कि द सब्सटेंस विच इज यूजुअली रॉक from which metal can be extracted feasibly and economically। तो ये दो शराइत पूरी होनी चाहिए कि अगर वो सब्सटेंस कब और कहलाएगी और कब और नहीं कहलाएगी। तो और ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में कहलाएगी कि जबकि आप इसमें से मेटल को फिजिबली और इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। अगर हम और की बात करें तो और के अंदर मेटल नेटिव फॉर्म में नहीं होता। नेटिव का मतलब ये है कि आप ये चाह रहे हैं कि कॉपर आपको और के अंदर सिर्फ कॉपर हो और कॉपर के साथ कुछ और ना हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इस कॉपर, ये जो कॉपर है, इसके साथ कोई ना कोई एनाइन होता है, और वो क्या क्या हो सकते हैं? वो सिलिकेट भी हो सकते हैं, यानी कॉपर सिलिकेट्स। वो ऑक्साइड भी हो सकते हैं, वो सल्फेट्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स, हेलाइड्स। तो ये मुख्तलिफ किस्म के एनाइंस के साथ मेटल मौजूद होता है। किसके अंदर? और के अंदर। और वो सब्सटेंस है, वो रॉक है कि जिसके अंदर से आप मेटल को फिजिबली और इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकें। एंड और कंटेन्स मेटल एज सिलिकेट्स, ऑक्साइड्स, सल्फेट्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स एंड हैलाइड्स। ये कॉपर के कुछ ओर्स आपके सामने हैं। जिस पहला कॉपर प्राइट, ये कॉपर का सल्फाइड ओर है, इसका फार्मूला है CuFeS2। कैलोसाइट Cu2S, ये भी कॉपर का सल्फाइड ओर है। मेलाकाइट, ये कॉपर का कार्बोनेट ओर है, और एजोराइट, ये भी कॉपर का कार्बोनेट ओर है। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ कॉपर प्राइट, कैलोसाइट, मेलाकाइट एंड एजोराइट। मेलाकाइट की खास बात यह कि ग्रीन कलर का है और एजोराइट ब्लू कलर का है, और इसके कलर के बारे में भी आपकी किताब में मेंशन है। तो ये और जो आपके सामने है, आप इनके नाम और इनके फॉर्मूले जरूर देख लीजिएगा, ये अहम टॉपिक होता है। आगे चलते हैं। तो ये जो आपने ओर्स देखे इससे पहले वाली स्लाइड में, इसमें से आप जो कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने जाएंगे, जिस ओर से करने जाएंगे, वो सल्फाइड ओर है, और उस ओर का नाम है कॉपर प्राइट, CuFeS2। और इस ओर के अंदर 6% तक कॉपर मौजूद होता है। तो आज जो आप मेटलर्जी करने जा रहे हैं कॉपर की, उस मेटलर्जी के लिए आप जो ओर इस्तेमाल करेंगे वो कॉपर का सल्फाइड ओर है, जिसका नाम कॉपर प्राइड है, जिसका फार्मूला CuFeS2 है, और इस ओर के अंदर 6% कार्बन मौजूद होता है। तो मेटलर्जी ऑफ कॉपर, या कॉपर को जो एक्सट्रैक्ट करेंगे वो कितने स्टेप में होगा? स्टेप 1 इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, स्टेप 2 रोस्टिंग, स्टेप 3 स्मेल्टिंग, स्टेप 4 बेसिमराइजेशन एंड स्टेप 5 रिफाइनिंग। तो ये 5 स्टेप्स हैं जिनसे गुजर कर आपको क्या हासिल होगा? आपको कॉपर हासिल होगा। वैसे कॉपर आपको बेसिमराइजेशन के बाद हासिल हो जाएगा, लेकिन कॉपर यहाँ से जो हासिल होगा वो आपको 99
1% प्योर होगा, और इसको मजीद प्योरीफाई करने के लिए, यानी इसको 99.99% तक कन्वर्ट करने के, या ऑलमोस्ट 100% तक कन्वर्ट करने के लिए आपको इसकी रिफाइनिंग भी करना पड़ेगी। तो अगर एक्सट्रैक्शन के बारे में पूछा जाए तो आपको ये 4 स्टेप लिखने हैं, और अगर आपसे रिफाइनिंग भी पूछी जाए तो फिर आपने रिफाइनिंग को भी डिस्कस करना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, तो देखते हैं जी कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है जी। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है जी कि वो तरीकाकार है जिसके जरिए ओर्स में से इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को आप किस तरह डिफाइन करेंगे? So concentration is the process from which impurities are removed from the ore। ठीक है जी, ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब वाली कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है प्यूरिफिकेशन। तो ओर को प्रोसेसिंग करने से पहले, यानी रोस्टिंग करने से पहले आप क्या करेंगे? प्योरीफाई करेंगे। प्योरीफाई करने का मतलब ये है कि आप इसके अंदर से इम्प्योरिटीज को, वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करेंगे, ताकि आपके ओर के अंदर आपके डिजायर मेटल की यील्ड बढ़ जाए। जिस तरीके से ओर को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, यानी कॉपर प्राइड ओर को जिस तरीके कार से कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, या जिस तरीके कार से इसकी इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है, वो प्रोसेस कहलाता है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। और इस प्रोसेस के बाद और 20 to 30% प्योर हो जाता है, यानी इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती हैं, और उसके नतीजे में जो कॉपर के कंटेंट्स और के अंदर हैं वो 20 to 30% बढ़ जाते हैं इम्प्योरिटीज के निकलने की वजह से। ये फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है क्या, इसको देखेंगे। पहली चीज तो ये देखें जी कि ये सल्फाइड ओर्स को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, यानी सल्फाइड्स ओर को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओर को क्या किया जाता है? क्रश किया जाता है। क्रश करने के बाद इसको ऑयल और वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। एयर के करंट को इसमें से पास किया जाता है। जो सल्फाइड ओर्स हैं दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑयल, ये ऑयल के पास अट्रैक्ट होते हैं। और आप ये जानते हैं जी कि ऑयल पानी के अंदर इमिसिबल है। ये और के जो पार्टिकल्स हैं ये ऑयल के साथ कहाँ जाते हैं? वाटर की सरफेस पे आ जाते हैं, और ये क्या कहलाते हैं? ये फ्रोथ की फॉर्म में मौजूद होते हैं। और फ्रोथ किसको कहते हैं? झाग को कहते हैं जी। और इसको क्या कर लिया जाता है? ऊपर की सरफेस से स्किम ऑफ कर लिया जाता है, और इसके नतीजे में ये तस्वीर आपके सामने है किसकी जी? फ्रोथ की। और इस फ्रोथ के अंदर जो ओर है उसके अंदर अब कॉपर के कंटेंट्स क्या हो गए जी? बढ़ गए, यानी आपने कॉपर को क्या कर लिया जी? कॉन्सेंट्रेट कर लिया, अपने ओर को आपने कॉन्सेंट्रेट कर लिया। और इम्प्योरिटीज जो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं, जो पानी के अंदर सॉल्युबल होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, और इस तरह हैवियर पार्टिकल्स भी ये नीचे बैठ जाते हैं। और इस तरह जो वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं और हैवियर इम्प्योरिटीज हैं वो आपकी ओर से क्या हो जाती हैं? अलग हो जाती हैं, और आपका ओर क्या हो जाता है? कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। तो ये पहला तरीका है जिसके अंदर आप क्या करते हैं जी? ओर को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जो अगला स्टेप है वो क्या है जी? कि अपने आप कॉन्सेंट्रेटेड ओर की रोस्टिंग करते हैं। अब ये कि जी रोस्टिंग कहते किसे हैं जी? तो रोस्टिंग इज अ स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। ठीक है जी, एयर की एक्सेस की क्वांटिटी के अंदर अगर आप ओर को हीट करेंगे तो यकीनन ये ओर क्या होगा जी? ऑक्सीडाइज होगा। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को आप रोस्टिंग कहते हैं। अगले स्टेप में क्या किया जाता है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है जिसको आपने पहले स्टेप के अंदर फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के जरिए क्या किया था जी? कॉन्सेंट्रेट किया था, उस ओर को आप फर्नेस के अंदर ले लेते हैं, और उस फर्नेस के अंदर इसका इंटरेक्शन किससे करवाया जाता है? एयर से करवाया जाता है। और ये 3 चीजें होती हैं जी कि जो ओर है उसके अंदर जो सल्फर है वो सल्फर कन्वर्ट हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड में बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो एयर से लेता है, एयर के साथ ये सल्फर रिएक्ट करता है और ये सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आयरन भी मौजूद है CuFeS2 के अंदर, तो ये आयरन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है एयर की, और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? ये आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जो CuFeS2 है उसके अंदर जो कॉपर है वो एयर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता आयरन और सल्फर की मौजूदगी में, तो ये क्या करता है? जो ये सल्फर के साथ इंटरेक्ट करता है और क्यूप्रस सल्फाइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने यहाँ क्या पढ़ा जी कि ओर के अंदर जब करंट ऑफ एयर गुजारा जाता है, जब एयर पास की जाती है एट हाई टेम्परेचर, तो इसके नतीजे में क्या होता है? सल्फर कन्वर्टेड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड, आयरन इज कन्वर्टेड इनटू आयरन ऑक्साइड। इन दोनों की ऑक्सीडेशन हुई, ये तीसरी भी ऑक्सीडेशन ही कहलाती है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि सल्फर भी ऑक्सीजन का ही मेंबर है। लेकिन जो कॉपर है वो ऑक्सीजन की फॉर्म में यानी ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो सका, बल्कि वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ? सल्फाइड की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और ये क्यूप्रस सल्फाइड आपको मिलता है।
तो ये जो 3 इन्वॉल्व है, इसकी वजह से आपका जो ओर है उसमें क्या तब्दीली आती है, वो इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपका क्यूप्रस आपका ओर है, ये जो आपका कॉपर प्राइट ओर है, जो कॉपर आयरन और सल्फाइड का मजमू है। जब इसको ऑक्सीजन के थ्रू इसको इसकी ऑक्सीडेशन करवाई जाएगी, जो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, इसको एयर से मिलेगी, तो ये क्या होगा, ये क्यूप्रस सल्फाइड में कन्वर्ट होगा, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो ये 3 चीजें, यानी सल्फर किस में कन्वर्ट हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर, आयरन किस में कन्वर्ट हो गया, इस ओर का आयरन ऑक्साइड के अंदर, और जो कॉपर था उसने क्या किया, रह जाने वाले सल्फर के साथ रिएक्ट करके वो किस में कन्वर्ट हो गया, क्यूप्रस सल्फाइड की फॉर्म में। तीनों ऑक्सीडाइज हुए हैं। तो ये आपका दूसरा स्टेप था, जिसको आप क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। जो आपने और पहले स्टेप में कॉन्सेंट्रेट किया था, उसको आप फर्नेस में ले गए, फर्नेस में इसको स्ट्रॉन्ग हीट किया, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करने से क्या हुआ, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में, आयरन आयरन ऑक्साइड में, और कॉपर के प्लस सल्फाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। इक्वेशन आपके सामने है। स्टेप 3, और स्टेप 3 जो कहलाता है वो स्मेल्टिंग कहलाता है। अब ये स्मेल्टिंग किसे कहते हैं, देखें जी। तो स्मेल्टिंग ये मेल्टिंग ऑपरेशन है कि ओर को अगर हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया जाए तो इसे क्या कहते हैं, इसे स्मेल्टिंग का प्रोसेस कहते हैं। तो स्मेल्टिंग, आप अगला जो प्रोसेस है वो रोस्टिक ओर की स्मेल्टिंग की जाती है। और स्मेल्टिंग करने के लिए आप क्या करते हैं, इसके अंदर सिलिका भी ऐड करते हैं, यानी ओर को हीट किया जाता है, और ओर को हीट करके आप क्या कर लेते हैं जी, मेल्ट कर लेते हैं। और मेल्ट करने के बाद आप इसके अंदर क्या ऐड करते हैं, सिलिका ऐड करते हैं। और सिलिका ऐड करने की वजह क्या है कि आपने क्या देखा इससे पीछे वाले स्टेप में कि क्यूप्रस सल्फाइड भी बन रहा है और आयरन ऑक्साइड भी बन रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड चले गैस है, वो तो निकल जाएगी, ठीक है जी। लेकिन ये दो जो मेटल्स हैं, इन मेटल्स को, इस मेटल में अब आपको आयरन को किसी तरह रिमूव करना है, यानी आयरन ऑक्साइड को आपने किसी तरह से रिमूव करना है। और आयरन ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए आप क्या करते हैं जी, जो ओर है जिसको आपने मेल्ट किया, उस मेल्ट करने के बाद उसके अंदर सिलिका ऐड किया जाता है। और सिलिका ऐड जब आप करते हैं तो ये सिलिका क्या करता है जी, सिलिका आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और फेरस सिलिकेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये फेरस सिलिकेट को आप क्या कहते हैं जी, स्लैग कहते हैं। तो ये स्लैग सरफेस पर आ जाता है, और सरफेस पे आने के बाद इसे मोल्टेन मैटी ऑफ कॉपर रिमूव कर लिया जाता है। और ये आपकी इक्वेशन है कि जो आयरन ऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, फेरस सिलिकेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसको स्लैग की फॉर्म में आपने क्या कर लिया, इसको भी स्किम्ड ऑफ कर लिया। तो इस जरिए से आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज को इस स्टेप में क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, ताकि कॉपर की आपको जो मिले वो प्योरीफाइड फॉर्म में आपको कॉपर मिले। जो स्टेप 4 है उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप बेसिमराइजेशन कहते हैं। और बेसिमराइजेशन में क्या किया जाता है कि मोल्टेन मैटी ऑफ कॉपर को बेसिमर कन्वर्टर के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। और मोल्टेन मैटी ऑफ कॉपर के अंदर जो क्वांटिटी है वो किसकी है, वो क्यूप्रस सल्फाइड की है। लेकिन अभी भी इसके अंदर कुछ ना कुछ आयरन ऑक्साइड मौजूद है, और इसके अंदर कुछ ना कुछ फेरस सल्फाइड भी मौजूद है। तो अभी भी आपने क्या करना है जी, अभी भी आपको आयरन को किसी ना किसी तरीके से इसमें से रिमूव करना है। एयर को इसके अंदर ब्लो किया जाता है, यानी एयर को इसके अंदर भेजा जाता है। और मोल्टेन मैटी जो मैंने आपको बताया, जिसके अंदर क्या मौजूद है, क्यूप्रस सल्फाइड मौजूद है, फेरस सल्फाइड मौजूद है, कुछ फेरस ऑक्साइड भी मौजूद है। इसके अंदर आप सिलिका भी ऐड करते हैं, और इस पूरे के पूरे मिक्सचर को, जिसको मोल्टेन मैटी ऑफ कॉपर आप कह रहे हैं, इसको बेसिमर कन्वर्टर के अंदर ऑक्सीडाइज होने के लिए छोड़ दिया जाता है। आयरन सल्फाइड सबसे पहले क्या करती है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, ये ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे क्या होगा जी, ये फेरस ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और सल्फर डाइऑक्साइड आपके ये रिमूव हो जाएगा। और जो आयरन ऑक्साइड जैसे ही बनी, क्योंकि आपने इस मिक्सचर के अंदर सिलिका भी ऐड किया हुआ है, तो ये आयरन ऑक्साइड सिलिका के साथ रिएक्ट करेगी, और फेरस सिलिकेट की फॉर्म में स्लैग बनेगा, और स्लैग आपके उस मोल्टेन मैटी के सरफेस पे आ जाएगा, जिसको भी रिमूव कर लिया जाएगा। तो ये पहला काम हुआ जी कि आयरन सल्फाइड ये ऑक्सीडाइज हो गई और आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हुई। जैसी आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हुई, आयरन ऑक्साइड को भी आपने रिमूव करना है। तो आयरन ऑक्साइड को रिमूव किस तरह किया कि इसके अंदर आपने सिलिका ऐड किया हुआ है, आयरन ऑक्साइड ने सिलिका के साथ रिएक्ट किया, फेरस सिलिकेट में कन्वर्ट हो गया, और इस तरह आयरन ऑक्साइड सिलिकेट की फॉर्म में, फेरस सिलिकेट की फॉर्म में, और स्लैग बन के इस रिएक्शन जो बेसिमर कन्वर्टर है उससे आप क्या कर लेंगे, इसको रिमूव करवा लेंगे। ये आपकी बेसिमर कन्वर्टर की आपके सामने तस्वीर है जी।
एयर को यहाँ से भेजा जा रहा है, एयर ये लोअर पार्ट से इस चैम्बर के अंदर क्या हो रही है, दाखिल हो रही है। यहाँ पे आपकी मोल्टन मैटी ऑफ कॉपर मौजूद है, इसको हीट भी किया जा रहा है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और ये स्लैग है जो आयरन को रिमूव कर रहा है एज अ फेरस सिलिकेट। तो झाग की फॉर्म में ये मोल्टन मैटी ऑफ कॉपर की सरफेस पे आते हैं, जिसको यहाँ से जैसे ही बनते हैं वैसे इसको रिमूव कर लिया जाता है। इसके बाद क्या होगा जी, जो क्यूप्रस सल्फाइड है वो पार्शियली कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर जी, कॉपर ऑक्साइड के अंदर। जब आयरन की क्वांटिटी यहाँ से बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो अब कॉपर को मौका मिलेगा जी कि वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे और वो कन्वर्ट हो सके। लेकिन कॉपर मुकम्मल तौर पर कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि ये पार्शियली कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट होगा और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी। और जैसे ही क्यूप्रस सल्फाइड और क्यूप्रस ऑक्साइड का रेशो 1:2 होगा, यहाँ सल्फर को निकलने के लिए का मौका मिल जाएगा और सल्फर क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट होगी और गैस बनके यहाँ से निकलेगी। और जो कॉपर है इसके नतीजे में ये आपको एलिमेंटल फॉर्म में मिल जाएगा, मेटेलिक फॉर्म में मिल जाएगा। तो इस तरह इस मेथड से क्या हो जाएगा, कॉपर रिड्यूस हो जाएगा। हमने ये देखा जी कि जब आयरन सल्फाइड आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हुई और आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उसने सिलिका के साथ रिएक्ट करके फेरस सिलिकेट की फॉर्म में, स्लैग की फॉर्म में जब रिमूव हो गई, तो जब आयरन के कंटेंट बिल्कुल खत्म हो गई जी, तो उस वक्त क्या हुआ, कॉपर सल्फाइड ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये किसमें कन्वर्ट हुई, पार्शियली कन्वर्ट हुई कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में। जैसे ही कॉपर ऑक्साइड का रेशो कॉपर सल्फाइड के मुकाबले क्यूप्रस सल्फाइड के मुकाबले में 1:2 होगा, फौरन रिडक्शन होगी, सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी और कॉपर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा इनटू कॉपर मेटल। मोल्टन मैटी ऑफ कॉपर में से जो कॉपर है जब ये सॉलिडिफाई होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगी, आहिस्ता आहिस्ता जो मोल्टन मैटी है उसकी सरफेस को छोड़ेगी और छोड़ने की वजह से ये बबल्स बनेंगे और बबल्स बनने की वजह से जो कॉपर प्रोड्यूस होगी उसकी सरफेस पे निशान रह जाएंगे या ब्लिस्टर रह जाएंगे। ब्लिस्टर छालों को जो कहते हैं जी। तो ये जो कॉपर आपको मिलेगा ये क्या कहलाएगा, ये ब्लिस्टर कॉपर कहलाएगा एंड इट इज 99% प्योर। ब्लिस्टर कॉपर के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज रहती हैं, इसलिए आपने इसको कहा है कि ये 99% प्योर है। वो इम्प्योरिटीज क्या होती हैं जी, आर्सेनिक, जिंक, लैड और सिल्वर और गोल्ड, ये कुछ मेटल्स हैं जो फिर भी रह जाते हैं जिनको मजीद प्योरीफाई करना पड़ता है। आप प्योरिफिकेशन ज़रूरी क्यों है जी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल वायर्स के अंदर कॉपर इस्तेमाल होता है और कॉपर की कंडक्टिविटी को मैक्सिमाइज रखने के लिए इसका 100% या 100% नहीं तो कम से कम 99.99% प्योर होना ज़रूरी है। तो इस सूरत के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, कॉपर को मजीद रिफाइन करना पड़ता है। ये वो मेथड, ये वो स्टेप था कि जिसके अंदर आपने ओर से, कौन से ओर से, कॉपर प्राइट ओर से जी, इसका फार्मूला CuFeS2 है, CuFeS2 है, कि जिसके जरिए से आपने क्या कर लिया था, कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर लिया। लेकिन कॉपर जो एक्सट्रैक्ट हो क्या है वो कितने परसेंट है, वो 99% है। अगर आप इसको मजीद प्योरीफाई करना चाहते हैं तो आपको ये प्योरीफिकेशन करनी पड़ेगी, जिसे क्या कहते हैं जी, रिफाइनिंग कहते हैं। ये तस्वीर आपके सामने है किसकी जी, ब्लिस्टर कॉपर की। यानी सरफेस स्मूथ नहीं है बल्कि इसकी सरफेस पे क्या है जी, छाले हैं, ब्लिस्टर हैं। तो ये इम्प्योर कॉपर कहलाती है या इसको क्या कहते हैं जी, ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। तो ब्लिस्टर कॉपर को अगर आपको रिफाइन करना है, यानी 99% कॉपर को अगर आपको 100% कॉपर में कन्वर्ट करना है तो आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी पड़ती है। इस सेल का स्ट्रक्चर आपके सामने है जी। एनोड ब्लिस्टर कॉपर की बनाई जाती है जो भी आपने हासिल किया, जबकि कैथोड प्योर कॉपर की बनी होती है। ये प्योर कॉपर की थिन स्ट्रिप होती है जिसके ऊपर ग्रेफाइट को कोट किया जाता है। ग्रेफाइट को कोट करने की वजह ये होती है जी ताकि कॉपर को, इसके ऊपर जो डिपॉजिट होगी कॉपर, उसको आसानी से रिमूव कर लिया जाए। कैथोड और एनोड, इसको डिप करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत होती है और जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है वो कॉपर सल्फेट इस्तेमाल होता है, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से एसिडिफाइड किया जाता है। तो ये आपके सेल का, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, जिसके जरिए से आप कॉपर को रिफाइन करेंगे, उसका स्ट्रक्चर है। एनोड ब्लिस्टर कॉपर की बनी हुई है जो 99% कॉपर है, जिसको आपने पिछले स्टेप में हासिल किया। जो कैथोड है वो थिन प्योर कॉपर की बनी हुई है जिसके ऊपर ग्रेफाइट की कोटिंग है। और ग्रेफाइट की कोटिंग करने का मकसद क्या है कि कॉपर बआसानी रिमूव हो सके, क्योंकि आपका डिजायर जो मेटल है वो आपका 100% कॉपर है जिसको रिमूव करना है आपने कैथोड की सरफेस के ऊपर से। और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है जी, एसिडिफाइड सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तस्वीर आपके सामने है।
ये आपकी कैथोड है जो प्योर कॉपर की स्ट्रिप है, जिसमें मैंने बात की थी कि ग्रेफाइट से कोटेड है। ये इम्प्योर कॉपर है जो कि एनोड का काम करेगी, जिसको आप ब्लिस्टर कॉपर भी कह रहे हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट है इट इज एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और इस रिएक्शन को करवाने के लिए जो पोटेंशियल इस्तेमाल होता है वो होता है 1.3 वोल्ट। जब 1.3 वोल्ट के बराबर सॉल्यूशन में से करंट पास किया जाएगा तो कॉपर ये कैथोड पर डिपॉजिट होगी इलेक्ट्रोलाइट में से, और इसी अवस्था में जो इम्प्योर कॉपर है यानी जो ब्लिस्टर कॉपर है वो क्या हो जाएगी, वो आयोनाइज हो जाएगी और वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट में चली जाएगी। यानी यहाँ से आपने क्या सीखा जी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ब्लिस्टर कॉपर आयोनाइज होगी और ये इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व होगी, और इलेक्ट्रोलाइट से कॉपर टू पॉजिटिव आयन ये कैथोड पे क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। पोटेंशियल क्योंकि आपने 1.3 वोल्ट रखा हुआ है, इसलिए अगर आर्सेनिक, लेड, कॉपर, गोल्ड या सिल्वर की इंप्योरिटी मौजूद होंगी तो इस पोटेंशियल पे उनको ये इजाजत नहीं होगी कि वो कैथोड पे जाकर जमा हो सके। इसके जरिए से जो आपको कॉपर मिलेगी इट इज नाउ 100% प्योर। एनोड पे क्या हुआ जी, एनोड पे एनोड क्या होगा जी, आयोनाइज होगा, यानी यहाँ पे क्या होगी जी, ऑक्सीडेशन होगी। जो कॉपर मेटल है 99% जो कॉपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और आइंस कहाँ आ जाएंगे, सोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। और दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, अ प्रोसेस प्रोसीड विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ब्लिस्टर कॉपर किसके अंदर आ जाएगी, सोल्यूशन के अंदर आ जाएगी आयोनाइज होके, और कॉपर जो आइंस है सोल्यूशन में से ये क्या हो जाएंगे, ये कॉपर की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और ये डिपॉजिट हो जाएंगे कहाँ पर, कैथोड पर। ये एनोड है और कैथोड पर। और यहाँ लिखा हुआ है जी फ्रॉम सोल्यूशन टू प्योर कॉपर, यानी जो आइंस है वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गए और इलेक्ट्रोड पे क्या हो गए जी, जमा हो गए। रिएक्शन देख लेते हैं दोबारा एक बार। एनोड पे क्या हुआ, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई है, ब्लिस्टर कॉपर से जो आइंस हैं वो सॉल्यूशन के अंदर चले गए हैं और प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। कैथोड पे क्या हुआ है जी, कैथोड पे डेपोजिशन हुई है और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। जो कॉपर टू पॉजिटिव आयन है सोल्यूशन में से किस में कन्वर्ट हुए हैं, ये कैथोड पे गए, कैथोड में जाकर प्योर कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट हो गए हैं। जो ब्लिस्टर कॉपर है वो डिसॉल्व हो जाता है, जो आपने पढ़ा पीछे, इंप्योरिटीज को लीव करता है और इस इंप्योरिटीज को स्लज या एनोड मड कहते हैं। इसके जरिए जो कॉपर हासिल होता है वो 100% प्योर होता है। ये स्लज है आपका जो दिखाया जा रहा है, दीज आर द इंप्योरिटीज जो एनोड के बिल्कुल नीचे मिलती हैं।